यहाँ एक सीरीज शुरू करने वाले हैं पीवाईक्यूज डिस्कशन के लिए, है ना। और हमें पता है कि जो मेजॉरिटी जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्चुअल होते हैं प्रीलिम्स में। हालांकि अब चांसेस है कि क्वेश्चन अब डेप्थ में भी आएंगे, लेकिन अगर हम पीवाईक्यूज के पैटर्न को देखें तो चीजें अब फैक्चुअल भी आती रही हैं। तो अभी हमें डेप्थ के साथ साथ फैक्चुअल जो चीजें हैं उस पर भी फोकस करना है। अब जो फैक्चुअल डेटा है वो कैसे याद रहेगा, जब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में मैं रोज आऊंगी और रोज मैं 5 टॉपिक डिस्कशन करूंगी, है ना। और ऐसा करते हुए अगले 20 डेज में हम इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे एक बार, और फिर रिवाइज करने के लिए रोज 10 टॉपिक्स करेंगे, तो वो 10 डेज में हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कितने हैं, 90 डेज है। तो कितनी बार हमारा रिवीजन हो जाएगा, 20 10 7 7 का अगर मैं लेके चलूं, या फिर 30 डेज इधर हुए, तो एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स हम घटना चक्र से इंडियन हिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा पाषाण काल, फिर सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, फिर वैदिक काल, फोर्थ वो हमारा क्या होगा, बौद्ध धर्म होगा, और फिफ्थ क्या होगा, जैन धर्म होगा। मैं यहाँ पर जो भी थ्योरी है वो नहीं पढ़ने वाली हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावन शास्त्री या फिर इतिहासकार। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूड जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। पूरा वनस्पति शास्त्री वो नहीं थे और इतिहासकार भी वो नहीं थे, ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया में जो दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की अन्वेषण की शुरुआत की। तो आंसर विल बी ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था, ठीक है। तो वो किसने किया था, तो वो हमारे थॉमसन ने किया था। वो किसने किया था, हमारे थॉमसन जी ने किया था। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818-1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। तो पाषाण काल में तो हुआ नहीं था, मध्य पाषाण काल में ही होगा, है ना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। और पहला पशु किससे हमने पाला था, पहला पशु हमने पाला था एक कुत्ते को, है ना, श्वान भी जिसे हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो एक जो डॉग था वो हम पहला पेट था इंडियन ह्यूमन का, ठीक है। बाद में हमने और भी दूसरे जानवरों को पालना शुरू किया। तो पशुपालन हमारा स्टार्ट हुआ था मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, ठीक है। और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, मध्य प्रदेश, बागौर से मिले हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो भी प्लेसेस है ना, लोकेशन कहाँ कहाँ है, उसको अच्छे से याद रखना है। वो मैं भी करूंगी क्योंकि मुझे भी एग्जाम देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है हमारा, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है। चलिए देखिए, अभी हमने इस पे क्वेश्चन पे ध्यान दिया था और अभी सेम क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। तो कहाँ मिला था मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण, पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ में मिला था। और कहाँ मिला था, बागौर में मिला था, भिलवाड़ा में। तो ये तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आदमगढ़। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, है ना। तो लोकेशन हमें अच्छे से याद रखना है हमेशा ही। तो मध्य पाषाणीन काल में महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेखन करते हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे, है ना।
और सरा नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ध्यान से, अगर इसको हम एक बार हमने पढ़ लिया है तो इसको देख के ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सराय नहर अभी हमने पढ़ा है, हड्डी के उपकरण मिले हैं, है ना, और महदहा भी यहाँ हमें दिख रहा है ना। तो सराय नहर और महदहा ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर दमदमा हो जाएगा। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर कितने मानव शवाधान मिले हैं, है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बरियल्स भी बोलते हैं, है ना। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल के एक साथ दफनाए हुए हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। युग्म शवाधान का मतलब होता है कि एक साथ 2 लोगों का बॉडी वहां पर बरी किया गया है और एक साथ 3 लोगों का एक साथ किया गया है, बाकी लोग सब एक एक मिले ही मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में। ठीक है, भारत में मानव की सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी में, है ना। भारत में, ये हमें फिर से लोकेशन पे ध्यान देना है। तो ये कहाँ हुआ था, महाभारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका खोज कब हुआ गया था, तो खोज किया गया था पुरातत्वविद हमारे अरुण सोनकिया जी ने किया था 5 दिसंबर 1982 में किया था। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कौन सा होगा ऑप्शन। तो नर्मदा नदी से सबसे पहला हमारा भारत का जीवाश्म भारत की घाटी से प्राप्त हुआ था। ये हमारा बीपीएससी का क्वेश्चन है ना। प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ पर है, ये एमपी में है। यहीं पर और क्या पाया जाता है, भीमबेटका का जो गुफा है वो यही पाया जाता है। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन उससे रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो वो जौ था। ठीक है, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और एवं जई। अभी सोरगम और जई जल्दी मिलते नहीं है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मानवों ने खाया था जो अनाज, वो क्या था, जौ था। ठीक है, उसके बाद गेहूं था। ठीक है, और वो कब, 8000 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो हमारा बलूचिस्तान या लहुरा देव, भारतीय उपमहाद्वीप से। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारा लहुरा देव से होगा। ठीक है, तो नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। या 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में है और यहाँ पर हमें गेहूं की खेती होती थी, उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवीनतम खोज के पूर्व उप महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य हमारा कोल्डिहवा इलाहाबाद जिला में बेलन नदी के तट पर स्थित है, जहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल अभी भूसी के साक्ष्य में मिले हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये सब जगह से नहीं मिले हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी से, कोल्डिहवा से, हमसे, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, प्राचीनतम। ठीक है, तो मेहरगढ़ होगा। ठीक है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, मेहरगढ़। जब राइस के बारे में पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, लहुरा देव। बाकी अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वो मेहरगढ़ ही होगा, बलूचिस्तान में अभी है। ठीक है, वो भी अब रिलीज ही हो जाएगा, वो भी अब पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहेगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के
अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो मेहरगढ़ है। देख रहे हो मेहरगढ़ से कितने क्वेश्चन है, हर स्टेट पूछ रहा है मेहरगढ़ के बारे में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। देख रहे हो, जो चीज चला जाता है ना उसका दुख हम ज्यादा मनाते हैं कंपेरेटिवली जो हमारे पास है। तो अब मेहरगढ़ चला गया है हमारे पास से, हर हर स्टेट वही पूछ रहा है, हर हिस्टोरियन को उसी का दुख है कि वो अब चला गया है। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़, क्या बोलूं मैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो वो है हमारा बागौर। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिले हैं। तो ये कहाँ पर है, ये हमारा राजस्थान में है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ना। तो वो हमारा ताम्र प्रसारण युग कहा जाएगा। उस समय हम मिट्टी के बर्तन और मिट्टी और कॉपर दोनों का यूज करते थे। तो पहला जो मेटल ह्यूमंस ने यूज किया था है ना, धातु, वो कौन सा था, वो हमारा कॉपर था, जिसको हम लोग तांबा भी कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में ऑब्वियसली हम उसको क्या कहेंगे, ताम्र कहेंगे, है ना। तत्सम वर्ड है ताम्र, तद्भव वर्ड क्या है, तांबा। ठीक है, और अंग्रेजी का वर्ड है हमारा कॉपर, और केमिस्ट्री में कैसे लिखेंगे, Cu लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। अरे भाई, एग्रीकल्चर तो आ गया था ना चालकोलिथिक से पहले, है ना, तो चावल से तो बिल्कुल परिचित है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो किसमें किसमें दो नहीं है, जिसमें दो है वो आंसर गलत हो जाएगा, और पहला वाला तो सही था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यही हो जाएगा। लेकिन चलो पढ़ लेते आगे भी। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभाड़ मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। बिल्कुल सही बात है, 134। पढ़ लेते जल्दी से। आहड़ दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वह गेहूं जौ चावल से बिल्कुल परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवती मतलब तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे, मतलब कास्टिंग भी हो रहा था, इंजीनियर्स थे वहां पे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, बिजनेस भी कर रहे थे वो। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभाड़ की प्राप्ति हुई है, मतलब मिट्टी के बर्तन की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्य सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है, मतलब आर्टिस्ट भी थे वो। तो इस प्रकार से हमारा क्या ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसी एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, बलोचिस्तान, जो कि अब उसको हम लिखेंगे पूर्व पाकिस्तान कुछ टाइम के बाद, में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, SD सांकलिया ने। ठीक है, तो उसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर SD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। ठीक है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी हमने इसके पहले पढ़ लिया था, तो अब नहीं जाएंगे उधर। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नौ पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार है, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, कैंट सर्कल, डोलमेन, अब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर। ओके चलो, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, संगन कल्लू। तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नौ पाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं।
भीमबेटका, मैंने बोला था ना भीमबेटका क्वेश्चन आएगा। तो वो हमारा नर्मदा नदी के पास है, नर्मदा नदी की घाटी में है। कहाँ पर है वो? मध्य प्रदेश में है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज के लिए तो होगा नहीं, बौद्ध प्रतिमाएं होगा नहीं, सोन नदी तो होगा नहीं क्योंकि हम नर्मदा नदी के पास है वो। ठीक है, तो भीमबेटका किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है? जिसका कोई रिटर्न साक्ष्य ना हो। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको याद रखना है कौन कौन से इसमें जानवर थे। हाथी, सांभर, हिरन। ठीक है, 700 शरणास्थलियों और 133 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। बस, सब कुछ नहीं याद रखना है हमें। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी क्या आ गया? भीमबेटका भी हमने पढ़ा था। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? रायसेन। चलो, भारत में शिलाश्रय का सर्वाधिक चित्र कहाँ? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो हमारे कौन थे? वीएस वांकर, है ना। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वांगर ने की थी। ठीक है, अब यूनेस्को ने भी भीमबेटका चित्र को विश्व विरासत में सम्मिलित कर लिया। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है ना। और दूसरा हमारा क्या था? खोज इसकी हुई थी 1957 में, वीएस वांकर ने की थी। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से याद करेंगे, है ना। ये जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल हो गया, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, तो भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया है, जिसकी खोज 1957 में वीएस वांकरकर ने की थी। ठीक है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो वांकरकर को ढूंढो। ठीक है, तो डॉक्टर विष्णुधर वांकड़कर। ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, है ना, हस्तिनापुत्र में, है ना। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ। गंगा जमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवड़ी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ, है ना। ठीक है, तो ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? तो क्वेश्चन ये है 33, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। तो ये क्या था? उत्तर से दक्षिण की ओर। हम लोग अभी भी सर कहाँ रखते हैं? जो भी शव होता है उसका जो सर होता है वो क्या किधर रखते हैं मरने के बाद? तो मरणोपरांत उसका सर हमेशा किस तरफ होता है? नॉर्थ में रहता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नॉर्थ टू साउथ रखते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जौरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि स्थलों के घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल का शवाधान प्राप्त हुआ है? तो वो हमारा बुर्ज होम, है ना। वो कहाँ पर मिलेगा? बुर्ज होम, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो अब ह्यूमन जब था वो पशुपालन स्टार्ट कर दिया तो वो किसके साथ रहता था? वो तो डॉग के साथ ही रहता था। ठीक है, तो जब उसका डेथ हुआ तो वो कहाँ पर? उसके डॉग के साथ उसको बरी भी कर दिया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान में प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ही, है ना, पिटवेल
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्तावास, भी यहाँ पर पाया गया। तो बुर्ज होम के लिए हमें क्या क्या याद रखना है, हमें याद रखना है यहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल शवाधान से प्राप्त हुआ है। और दूसरा हमें याद रखना है कि यहाँ पर गर्तावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है ना, मतलब पिट ड्वेलिंग जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो अभी हमने पढ़ा बुर्ज होम, गर्तावास बुर्ज होम से। ठीक है, निम्नलिखित जुगमों पर विचार कीजिए। तो बुर्ज होम देखकर हमें क्या मिल जाएगा, शैलकृत देव मंदिर। निम्न उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित, तो ये तो होगा नहीं, तो वन तो होगा नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और गणेश्वर राम कलाकृतियां, है ना, तो ऑप्शन 2 एंड 3। तो बुर्ज होम नामक नौपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। अब ये स्टेट बनेगा। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमारा विकल्प डी, जिसमें ऑप्शन 2 भी सही है और 3 भी सही है, और ये ऑप्शन गलत है। चलो, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वो हमारा लेखिया हो जाएगा। तो डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया में शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की स्थिति हुई है, अस्थियां मिली हैं। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, असर्शन रीजन। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रवर्जन किया। इसका कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। प्रवर्जन का मतलब क्या होता है, प्रवर्जन का मतलब होता है कि माइग्रेट करना। ठीक है ना, तो माइग्रेट क्यों करेंगे, जब वहां पर जो भी हमारा जीने के लिए जो संसाधन है उसमें कमी होगी, है ना। दुर्भाग्य से हम बिहारी भी इसी कारण माइग्रेट कर जाते हैं, है ना, सब कुछ है लेकिन नौकरी नहीं रहता है, निकलना पड़ता है घर से बाहर। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो ऑप्शन ए सही होगा, है ना, असर्शन रीजन। तो जब भी हम असर्शन रीजन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा पहला जो स्टेटमेंट दिया है ना, कथन दिया हुआ है, अब वो सही है या गलत है। अगर वो सही है ना, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि वो क्यों सही है, और उसका जो रीजन या फिर जो उसका कारण है वो खोजेंगे, है ना, या वो लिखेंगे। अगर उसका कारण जो क्वेश्चन में या प्रश्न में दिए हुए कारण से मैच करता है तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर कारण से मैच नहीं करता है तो हम देखेंगे कि जो कारण दिया है वो खुद में अपना जो उसका कथन है वो सही है या नहीं। अगर वो सही होगा, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर कथन जो पहला जो कथन था वो सही है और कारण गलत है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर पहला ही कथन जो था वो गलत है ना, जैसे अगर मैं बोल दूं कि जो हमारा बिहार है ना, वो केरल का पड़ोसी राज्य है, तो पहला ही कथन गलत है ना। तो यहाँ पर क्या सीन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्जन किया। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, है ना, तो उसी कारण करेंगे माइग्रेट, है ना, कोई एक रीजन नहीं था। तो GR शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विद्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अब फिर से क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। सॉरी, ठीक है, तो वो संस्कृति पर्यटन तो होगा नहीं, विज्ञान प्रौद्योगिकी होगा नहीं, मानव संसाधन विकास होगा नहीं। कुछ क्वेश्चन आप बस
एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं ना कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचा कौन, यही होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अधीन मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। 1814 से 1893 के बीच इनका जीवन काल था। एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे। अब इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, मतलब बने थे वो इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, वो भोपाल में स्थित है। और यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है ना।